Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome beta. I hope you all are fine. Okay, so students, today we are going to discuss about our chapter that is minerals and energy resources, and this is the fifth lecture of this chapter. So keep watching. So we are going to discuss about non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy we have discussed in last videos, and in this video we are going to discuss about non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy में which points we are going to discuss about nuclear energy, solar energy, wind energy and biogas energy, tidal energy as well as geothermal energy, and we are going to discuss about the conservation of energy resources. Okay. So first of all, we have to know about the need of non-conventional energy, non-conventional sources of energy. Conventional and non-conventional sources of energy में difference मैंने आपको बताया था. These are the renewable sources and which we can get from our which sources of energy those can be renewed and those are unlimited in our nature. Okay. So first of all, I would like to discuss about the need of non-conventional sources of energy. जिन sources of energy का हम day by day बहुत ज्यादा excessively हम use कर रहे हैं, like economic growth के लिए everywhere we need energy. ओके, फ्यूल की हमें हर जगह जरूरत पड़ती है, एनर्जी की हर जगह जरूरत पड़ती है, और इस वजह से जो हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोल का हम एक्सेसिवली अगर यूज करेंगे सो क्या होगा, एक दिन उसकी जो फाइनाइट लिमिट, उसकी जो लिमिट है वो फिनिश हो जाएगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड देन वी वुड नीड फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी. लिमिटेड है और एक्सेसिवली हम यूज कर रहे हैं, प्राइसेस हाई हो जाते हैं, किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस हाई हो जाते हैं. सो वी हैव टू यूज another source of energy and alternate source of energy. So first of all we are going to discuss about nuclear energy or atomic energy. Nuclear energy और atomic energy both are same. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, how is nuclear energy obtained? How is nuclear energy obtained? और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि nuclear energy is playing most important role इन इकोनॉमी, और किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, सजेस्ट सम पॉइंट्स. सो इस तरह से क्वेश्चन करके आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द जनरेशन ऑफ इस टाइप ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ेंगे बेटा इन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. एज आई टोल्ड यू अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी, सो उनमें हमें ये पता होना चाहिए कि वो एनर्जी किस तरह से जनरेट की जाती है. मोस्टली एनर्जी में टर्बाइंस घुमाए जाते हैं या फिर किसी भी तरह से हीट प्रोड्यूस की जाती है और उसकी वजह से क्या होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ओके, सो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एटम्स, यू नो, एटम्स से ये मत समझना कि कोई परमाणु हथियार बनाना है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के रूप में भी. ओके, सो आप साइंस में भी इसको पढ़ते हो. जनरेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. एटम्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग होती है, उनकी अल्टरेज होती है, या फिर यूं कह सकते हो कि उनका जो एटम आपस में, जब एटम की जो एक प्रोसेस की जाती है तो उसमें वो मल्टीप्लाई होते हैं और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड. ओके, इसमें क्या क्या पर्टिकुलरली इसमें यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है. किस लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. और यूरेनियम और थोरियम बेटा जो प्रोड्यूस किया जाता है, या ज्यादातर जो यूरेनियम और थोरियम फाउंड होता है वो अरावली रेंजेस में, जो कि राजस्थान में है, वहां पे फाउंड होता है, और झारखंड में. ओके, इसके अलावा एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, विच मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड इन केरला. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरी शॉर्ट. एंड मोनाजाइट सैंड और इन केरला जिसमें थोरियम पाया जाता है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको आंसर करना है इसका थोरियम. और थोरियम वी आल्सो यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, एंड इट इज प्लेइंग मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, ऑफ कोर्स एक आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ कैन यू से दैट सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर. ओके, सो सोलर एनर्जी का इंडिया में एक ब्राइट फ्यूचर है, ये आप कैसे कह सकते हैं.
यू नो वेरी वेल, इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल लोकेशन है। ये अर्थ है, अर्थ के बीच में इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन, इंडिया की लोकेशन यहाँ है। और सन की जो रेज है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सन की जो रेज है लगभग सीधी हमारे जो जिस रीजन में इंडिया लाई करता है वहां पे सीधी रेज पड़ती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया लाई करता है, इसलिए मैक्सिमम जो रीजन है वो हीट सनलाइट गेन करते हैं ज्यादातर एरियाज में। इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज है सोलर एनर्जी के लिए इंडिया में, और एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसको कहते हैं फोटोवोल्केनिक टेक्नोलॉजी। फोटोवोल्केनिक टेक्नोलॉजी, पीवी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं। फोटोवोल्केनिक टेक्नोलॉजी से बेटा क्या होता है कि सनलाइट, आपने सोलर पैनल जरूर देखे होंगे, प्लेट्स, इस तरह की प्लेट्स होती हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, और उनपे उनको रूफ के ऊपर या जहां पे सनलाइट सीधी पड़ती है वहां पे उनको लगाया जाता है। ओके, और उसमें फोटोवोल्केनिक टेक्नोलॉजी की वजह से वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको बहुत सारे यूजेस के लिए, चाहे वो आप डोमेस्टिक यूज में उसको यूज करना हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी हो। सो ये ज्यादातर जो इसका जो लार्जेस्ट पावर प्लांट है वो माधोपुर में है, रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। और इसके अलावा और भी देखो, ये एनसीईआरटी में जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बुक में एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन अब आपने देखा होगा नए नए डाटा आते हैं। गुड़गांव को भी एक इम्पोर्टेंट सिटी अनाउंस किया गया है सोलर एनर्जी के लिए। ओके, सो आपको जो कंट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी उसको नहीं पूछता है, राइट। सो रिलीफ फॉर रूरल हाउस होल्ड फ्रॉम फायर एंड डंकेक। फायर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो रूरल हाउस होल्ड में क्या होता है कि जो ज्यादातर फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या फ्यूल के लिए जो ज्यादातर एक डंकेक जो पीपल है यूज करते थे या फायर वुड यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट हुआ है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आई है जिसका लोगों को बिल पे नहीं करना। एक बार सोलर पैनल लगा लिया, ऑफकोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा कॉस्टली होता है, बट बाद में बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, तो उसमें आप एक चीज और भी ऐड करोगे, दिस इज इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? ना इसमें से धुआं निकलता है, ना इसमें से कोई जो हार्मफुल गैसेज है वो एमिट होती हैं। सो ये दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इको फ्रेंडली फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट विंड एनर्जी, सो इसमें विंड एनर्जी में क्या होगा? विंड यूज होगी किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो विंड, ज्यादातर जो विंड है, विंड एक्सेसिवली होती है कहां पे? कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन पे विंड बहुत ज्यादा तेजी से चलती हैं, तो वहां पे विंड एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल, आपने जब रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, रिसोर्स डेवलपमेंट वाला, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें आपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था, उसमें आपने पढ़ा था इसके बारे में, और इसके एग्जांपल पोटेंशियल सोर्सेज में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के एग्जांपल आपने देखे थे। ओके, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स इसलिए कहा जाता है कि इन कमिंग टाइम और इन फ्यूचर इसको एक्सेसिवली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है? विंड इज यूज टू टर्न ह्यूज विंडमिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल आपने देखी है, और विंडमिल जिसको हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं। ओके, सो उसको घुमाया जाता है विंड की वजह से, विंड उसको घुमाती है और घुमाने से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में नागरकोइल से लेके मदुरई तक एक बहुत बड़ा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक स्टेशन डेवलप किया है, क्लस्टर है वहां पे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप में, यहाँ भी विंड एनर्जी को एक्सेसिवली प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। सो अभी हमने देखे बेटा कि न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। इसके अलावा अभी हम डिस्कस करेंगे बायोगैस प्लांट, टाइडल एनर्जी एज वेल एज जियोथर्मल एनर्जी। ओके, सो मूव ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोगैस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि बायोगैस जो है कैसे एनर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजोल्व करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बायोगैस प्लांट जो लगाए जाते हैं उनमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है या किस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाता है।
बायोगैस को, तो जनरेटेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में आपका डोमेस्टिक वेस्ट आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमन एनिमल वेस्ट आ जाता है। सो उसको यूज करके बायोगैस को तैयार किया जाता है। और ये हर लेवल पे, चाहे वो कम्युनिटी लेवल हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, हर लेवल पे इसको रेडी किया जा सकता है। प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग नोन एज गोबर गैस प्लांट, जो प्लांट जिनमें जो बायोगैस प्लांट जिनमें ओनली जो कैटल डंग यूज होता है उसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी चीप एंड इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता और इसका जो यूज किया जाता है, इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मैन्योर, जो इसका बाई प्रोडक्ट बच जाता है उसको एज मैन्योर एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं लाइटिंग के लिए और फ्यूल के लिए, जिसको इस्तेमाल किया जाता है गैस को। ओके, सो बायोगैस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट टाइडल एनर्जी, बेटा टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी में एक देखिए, जैसे हालांकि दोनों ही कोस्ट से ही जनरेट की जाती हैं, तो मैंने आपको विंड एनर्जी में एग्जांपल बताया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो टाइडल एनर्जी के लिए जो रीजन है, टाइडल एनर्जी ओशियनिक टाइड से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो टाइडल एनर्जी होती है। तो इसमें हम बात करते हैं गुल्फ ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ खंबात की। गुल्फ ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ खंबात और सुंदरबन डेल्टा, ये 3 प्लेसेस है जो मोस्ट पॉपुलर, जहां पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो जहां से टाइड्स आती है तेजी से, तो वहां पे डैम्स बिल्ड कर दिए जाते हैं। और डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द इनलेट गेट ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। वंस द टाइड रिसेट्स द फ्लड गेट्स आर ओपन्ड सो दैट वाटर कैन फ्लो बैक टू द सी। देखिए, सबसे पहले वाटर को कलेक्ट किया जाता है, बहुत तेजी से पानी आ रहा है उसको कलेक्ट किया गया और फ्लड गेट्स की तरह इनको यूज किया जाता है। पानी कलेक्ट हो गया डैम्स में, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। बिल्कुल जिस एरिया से या जिस तेजी से वो आया है उसको कम स्पेस से छोड़ा जाता है, तो उसका जो प्रेशर होगा, जो वापस ओशियन में जाने का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और यही तो चाहिए, क्योंकि जो उसका फ्लो होगा जितना फास्ट होगा उतना ही टर्बाइंस को मूव कराने में जो फ्लोइंग वाटर है इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइंस को मूव कराएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, सो आपको ये एरियाज याद रखने, गुल्फ ऑफ कच्छ एंड गुल्फ ऑफ खंबात और सुंदरबन डेल्टा। ओके, एंड नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट थर्मल जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मतलब क्या है बेटा? अर्थ। थर्मल मीन्स हीट एंड एनर्जी मीन्स जो अर्थ में जो हीट है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। और इसमें क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। और बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं कि वहां पे सरफेस के पास ही जो हीट है वो जनरेट होती है और उसमें टेम्परेचर हाई होता है। और ग्राउंड वाटर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोड्यूस स्टीम। यू नो वेरी वेल, जब वाटर जब हीट को कंज्यूम करेगा तो उसमें से स्टीम जनरेट होगी और स्टीम इज ऑल्सो अ पावर। ओके, और स्टीम की वजह से जब वो स्टीम ऊपर की साइड आएगी, इट राइजेस अप एंड यूज टू ड्राइव टर्बाइंस। यहाँ हर जगह देखो टर्बाइंस घूम रहे हैं। मोस्टली जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो टर्बाइंस को घुमाया जाता है। तो किसी भी प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से जो टर्बाइंस घुमाए जाते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसके जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स है बेटा, इंडिया में 2 ही एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स है। फर्स्ट इज पार्वती वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड इज पूगा वैली इन लद्दाख। ओके, ये पार्वती वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, सो आई होप ये 6 जो हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कंजर्वेशन एनर्जी की कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, सो वो अभी डिस्कस करेंगे। ओके, यस बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह पे एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, हर तरह की एक्टिविटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी काम हमें करना है तो सबसे पहले हमें उसकी नीड होती है
कि हम ये काम क्यों करें। सो एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात आती है तो भी हमें ये पता होना जरूरी है कि हम एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों करें, उसकी नीड क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है, मैक्सिमम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आज जो इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, मोस्ट ऑफ द मशीन्स आर रनिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी की जरूरत हर जगह होती है। हर तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड इज कंजम्पशन हैज बीन इंक्रीज। जो एनर्जी है उसका कंजम्पशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, और बहुत ज्यादा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें जरूरत है कि इसको कंजर्वेशन की जरूरत है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री। यू नो वेरी वेल, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आजकल फिर भी आप शायद इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से थोड़ी रिजोल्व हुई है, बट इफ यू टॉक अबाउट बिफोर सम टाइम, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम, इवन रूरल एरिया या बहुत ही बैकवर्ड एरिया है उनमें इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स में से अगर आप बात करें तो मुश्किल से 5 to 10 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो मिल पाती थी। अभी भी बहुत से रीजन ऐसे हैं, बहुत से इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की फुल सप्लाई नहीं हो पाती, वो एक प्रॉब्लम बनी हुई है। इंडिया एक डेफिसिट कंट्री आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन एंड यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनर्जी कंजर्वेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, और किस किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी की बात हम रिसोर्स डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी आपने देखा था। सस्टेनेबल, हर चीज का सस्टेनेबिलिटी होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाला जो टाइम है, फॉर फ्यूचर जनरेशन, आज हम यूज कर रहे हैं एक्सेसिवली, अगर हम यूज कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके लिए हम क्या करें, तो क्या सॉल्यूशन है? एक आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दी हुई है, या साइंस में भी आप पढ़ते हो, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यहां भी मैंने लिखा है रिन्यूएबल सोर्सेज को आप यूज करें और कंजर्वेशन को प्रमोट करें। तो एनर्जी सेव करना भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के ही बराबर है। ओके, एनर्जी सेव करना, एनर्जी किस तरह से सेव की जा सकती है, किस तरह से? क्योंकि अगर आप यूजिंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, आप इंडिविजुअल व्हीकल से कहीं जा रहे हैं, वहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको इजीली ले जा सकता है, इजीली एक्सेसिबल है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे जो आपका व्हीकल का फ्यूल है वो बचेगा, और वो एनर्जी रिसोर्स बच रहा है। ओके, आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन रिसोर्सेज तो सबके हैं, राइट। नेक्स्ट, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज्ड और यूज पावर सेविंग डिवाइस। पीएसडी मैंने लिखा है, पावर सेविंग डिवाइस है ये। जब आपके घर में भी आप किस तरह से इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, आपके घर में जो भी इक्विपमेंट्स है, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फैन है, लाइट्स है, या और कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि उसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, दैट कैन बी यूज इन अनदर वे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टेप लेने हैं। और पावर सेविंग डिवाइस अगर आप यूज करते हैं, जैसे CFL यूज करें बल्ब की जगह, और बहुत से जो ज्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसकी जगह कम वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइस यूज करें। नेक्स्ट, यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, जो भी आपके पास अल्टरनेट अवेलेबल है। ओके, तो वो आप यूज करें। गेटिंग द पावर इक्विपमेंट्स रेगुलरली टू डिटेक्ट, रेगुलरली चेक टू डिटेक्ट डैमेज एंड लीकेज। जो आपके पावर डिवाइसेस हैं उनको रेगुलरली आप चेक कराते रहें। कई बार क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम की वजह से भी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, राइट। आपको एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और किस तरह से किया जा सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ, उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम बताना आपको। ओके, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रिसिटी जो हीट प्रोड्यूस करती है, अर्थ में से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में।
ओके, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको हम अर्थ से हीट प्रोड्यूस होती है और उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे उसको जनरेट किया जाता है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक वीडियो होगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक चीज और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी, इस चैप्टर का मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप का भी एक अलग से आपको एक मैप स्टडी का एक अलग से आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैप समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर टुडे इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे है।